जी। कैसे देखते हैं, क्या कहें? देखिए, वक्फ बिल जो पास हुआ है, मैंने पहले भी कहा आपसे कि वक्फ बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुसलमान को उस पर कोई ज़द आए। मुसलमान के पास पहले भी ये प्रॉपर्टी नहीं थी, आज भी नहीं है। और जहाँ तक गरीब मुसलमानों की बात है, गरीब मुसलमान का उन प्रॉपर्टियों तक पहुँचना पहले भी मुश्किल था। आज अगर सरकार अपने हिसाब से कुछ चाहेगी, स्कॉलरशिप है, बच्चों की फ़ीस हैं या स्कूल में कहीं जो है मुसलमानों को कुछ थोड़ा बहुत आरक्षण देने वाली बात है, अगर इस तरह की कोई नीति सरकार लेकर आएगी तो हो सकता है गरीब बच्चों को कोई भला हो जाए। या पहले जैसे बेवाओं को पेंशन मिलती थी, वो उस तरीके का कुछ हो जाए तो ये अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि गरीब मुसलमान तक कुछ नहीं पहुँचता। जो बड़े धन्ना सेठ हैं, जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ इस बात को, जो धन्ना सेठ लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्हीं के पास सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं तो सरकार से एक आग्रह ये भी करना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये जो मुसलमानों के ठेकेदार बने फिर रहे हैं और अपने आप को मुसलमान का भी, धर्म का भी ठेकेदार मानते हैं और चाहते हैं कि भाई ये हमारी आवाज़ पे तमाम मुसलमान इकट्ठा हो जाए, चल जाए और कहीं हम जो चाहें, जैसा चाहें मुसलमानों को वैसा चलाएं, इन लोगों की क्लास पहले ली जाए और इनकी प्रॉपर्टियों की जाँच की जाए। इनकी प्रॉपर्टियाँ कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे हैं, और वक्फ की जितनी प्रॉपर्टी हैं पहले टाइम में इनसे ये प्रॉपर्टी ली जाए या इनसे जो सर्किल रेट का किराया है वो किराया इनसे लिया जाए। क्योंकि जो भी जमीयत के पास, जमीयत एक है, उसके अध्यक्ष दो हैं और दोनों के पास बड़ी बड़ी जगहें हैं। उन दोनों के पास से वो जगह ली जाए या सर्किल रेट के हिसाब से उनका किराया लिया जाए। अगर किराया होगा उस जगह पर तो 20 लाख रुपए किराया आएगा महीने का, ये कम बात नहीं है। दिल्ली के जो इमाम हैं, इमामों को वक्त पर सैलरी नहीं मिल पाती क्योंकि वक्फ की इतनी आमदनी नहीं है। अगर ये लोग किराया देंगे सर्किल रेट के हिसाब से, तभी तो आमदनी बढ़ेगी वक्फ बोर्ड की और तभी वो इमामों को सैलरी मिल पाएगी। लेकिन ये लोग चाहते ही नहीं, ये जानबूझकर कब्जा करते हैं। तो सरकार जो है सबसे पहले इन लोगों पर, या पर्सनला बोर्ड के जितने लोग हैं, असदुद्दीन अवैसी हैं और एक जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं नाम जहन से निकल गया, उनको राजस्थान में उनके बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं जो वक्फ बोर्ड की जगहों पर हैं। उनसे बाकायदा इनका डोजियर तैयार किया जाए और इनसे पूछा जाए कि भाई आप मुसलमानों के हितैषी बनते हो, मुसलमानों के ठेकेदार बनते हो, उनका तो हक खाए आप बैठे हुए हो और इल्ज़ाम लगा रहे हो सरकार के ऊपर। सरकार तो इन प्रॉपर्टी को निकालना चाह रही है, आप इन पर कब्जा करे बैठे हो। ये सारी जो हाय हुल्ला है, सारा जो ड्रामा है मुसलमानों को एकजुट करने का, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए है। सरकार इसको पहली फुर्सत में देखे। क्या कहेंगे, बाकी सारे राजनीतिक दल जो है इसका पूरी जोर विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गैर संवैधानिक है और सरकार मनमानी कर रही है, सरकार जो है मुसलमानों के जो अधिकार है उनका हनन कर रही है, सरकार जो है इस तरह से कई सारे पहले भी बिल लाई है लेकिन किसी का कोई भी आज तक वो नहीं हुआ। सीए लेके आई और ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बरगलाने के लिए वो किया जा रहा है, उनको डराने के लिए किया जा रहा है। तो कैसे देखते हैं आपका? कांग्रेस ने 65 साल रूल किया है हिंदुस्तान में। 65 साल, 65 साल एक आदमी की पूरी ज़िंदगी होती है। इन 65 सालों में मुसलमानों को कांग्रेस ने क्या दिया, मुझे बता दें 5 काम कि हमने मुसलमानों को ये दे दिया। सिवाय इसके कि नौकरियों में जो हमारा रेशियो था आज़ादी के बाद में, या पार्लियामेंट और विधानसभा में जो हमारा रेशियो था, वो घटकर 0 पे आ गया। उन 65 सालों में ये दिया है। और उसके बाद में सोने पे सुहागा ये कि एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और सच्चर कमीशन ने कहा कि मुसलमान जो है दलित से बदतर ज़िंदगी जी रहा है। यानी जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हमारे अंदर था एज ए हिंदुस्तानी नागरिक, आपने उस कॉन्फिडेंस को डाउन करने की बात की है कि हम दलित से बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। फिर आपने उन सिफारिशात को लागू क्यों नहीं किया? आपकी तो सरकार रही, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो बहुत पहले आ चुकी थी, उसके बाद भी आपकी 10-15 साल सरकार रही, आपने उसको लागू नहीं किया, मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। बस इनको ले दे के इन्होंने मुसलमानों को चोर, बदमाश, लुटेरा, डाकू ये बनाया है और उनसे कहते रहे अरे हम हैं आप करते रहो, हम हैं आप करते रहो। अब आप देखिए आज की जो पोजीशन है और आज से 15 साल पहले जो पोजीशन थी, उसमें बहुत सुधार आया है। क्योंकि मुसलमान, देखिए मुसलमान डरा है बीजेपी से और सरकार से, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस डर का जो नतीजा निकला है वो बहुत अच्छा रिजल्ट है। वो रिजल्ट ये है कि जितने मुसलमान बच्चे गलत लाइन पे थे, चोरी में, बदमाशी में, डकैती में, नशाखोरी में या नशा बेचने में, वो सारे के सारे सही लाइन पे आ गए। जहाँ मुसलमान था पहले 80% इन कामों में,
आज हिंदू आ गया 80% और मुसलमान रह गया 10% 20%। तो हमें तो खुश होना चाहिए कि मुसलमान जो है इस सरकार की वजह से वो बच्चे जो है सही लाइन पे आ गए। रास्ते लूटते थे पहले, आपने भी देखा होगा, आप तो सहारनपुर के हैं, जगह जगह गांव देहात में जब जाते थे तो रास्ते लूटते थे, कहीं भी किसी भी जगह। आज आप पूरी रात घूमिए और करोड़ों रुपए लेके घूमिए, करोड़ों का सोना पहन के घूमिए, कोई आपको टच करने वाला नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस नेता रमेश जयराम रमेश हैं, प्रमोद तिवारी हैं, सब कह रहे हैं कि जो पूरी तरह से गैर कानूनी है और अब हम इसको जो है सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट इसे असंवैधानिक घोषित कर देगा और यह लड़ाई हम सब संगठनों के साथ मिलकर लड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस का वोट बैंक है मुसलमान। अगर कांग्रेस इस बात को नहीं कहेगी तो उनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। उनको तो अपनी दुकान चालू रखने के लिए ये सारी बातें करनी है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान के ख़िलाफ़ है, मुसलमान के ख़िलाफ़ है। हमारे जो अकाबिर उलमा हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं, वो भी तो यही कह रहे हैं, उनकी भी दुकानें दाव पर हैं। ये जितने लोग हैं, जमीयत वाले, पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, अगर ये मुसलमानों के लिए नहीं चिल्लाएंगे तो उनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए वो अपनी दुकान की फ़िक्र में ये सब चिल्ला रहे हैं, इनको मुसलमानों से कोई लगाव नहीं है। अगर मुसलमानों से लगाव होता, मैंने कहा है कि 65 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई है, इन 65 सालों में 52,000 फसाद, 52,000 फसाद दिए हैं और उनमें बहुत सारे फसाद तो ऐसे हैं, मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, भिवंडी, ये ऐसे फसाद हैं जो 2002 के दंगे को भी बहुत बोना साबित कर देते हैं। ऐसे फसाद हैं। मेरठ के अंदर, मलियाना में सैकड़ों बच्चों को यूं लाइन में खड़े करके पीएससी ने भून दिया था, सैकड़ों मुसलमान बच्चों को, और नौजवान बच्चे, 20 साल 22 साल के बच्चे। ये सब कांग्रेस के टाइम में हुआ। दिक्कत क्या है, बीजेपी, ठीक है, बीजेपी को हम अपना शत्रु मानते थे, दुश्मन मानते थे, और आज भी कुछ मुसलमान मानते हैं। कांग्रेस को तो हम अपना दोस्त मानते थे। तो कांग्रेस ने हमारे लिए क्या किया सिवाय फसादात के? आप गुजरात में चले जाइए, मैं गुजरात में बहुत घूमा हूँ। गुजरात में लोग ये कहते हैं कि पहले हर दूसरे साल, तीसरे साल जब हम ए से शुरू करते थे और सी तक पहुँचते थे तो फसाद हो जाता था 2-3 साल के अंदर। अब जब से 2002 का दंगा हुआ, 2002 से लेकर अब तक, यानी 20 साल 22 साल हो गए, कोई दंगा नहीं हुआ। तो हम ए से लेकर एस तक पहुंच गए हैं कारोबार में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, मुसलमान देश में सरकार से कुछ नहीं चाहता, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुसलमान ये चाहता है कि मुझे शांति के साथ जीने दो, शांति के साथ जीने दो, और मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए, मेरे बच्चों को नौकरियां मिल जाए। अब आप देखिए, रेशो उठाइए, 2014 से लेकर अब तक, इस साल तकरीबन सैकड़ों बच्चे IAS IPS की लिस्ट में उनका नाम है, जिन्होंने अच्छे नंबरा से एग्ज़ाम पास किए हैं। ये 2002 के बाद हुआ है, यानी मुसलमान बच्चा जो है वो एजुकेशन की तरफ लग गया है। ये तो हमारे लिए अच्छी बात है भाई, डरकर ही सही, लेकिन हम अच्छे काम की तरफ तो लग गए। कांग्रेस ने, समाजवादी ने हमारी पीठ थपथपाई है कि चलो बुरा काम करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने एजुकेशन की तरफ आने ही नहीं दिया हमें। इसलिए इस सरकार का तो हमें धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए बीजेपी सरकार का, कि उन्होंने जो है हमें कम से कम सीधी राह तो दिखाई, सीधे लाइन पे तो हम लेके आए। उत्तर प्रदेश उनकी भी जांच होगी और जिलाधिकारी को संपत्तियां सौंप दी जाएंगी, इसको बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी कुछ ऐसे माफिया लोग हैं जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर काबिज हैं, खुद अपने हिसाब से किराएदारी करते हैं, अपने हिसाब से रसीद पलटी करते हैं, आगे ऊपर तक जो है वो कोई उनका ना कोई रिकॉर्ड पहुंचता है, ना रिकॉर्ड में कुछ मौजूद है। सब यहीं शहरों के अंदर सब कुछ हो जाता है। जो कमेटी बनती है वो कमेटी बिल्कुल फोर्जरी करती है, धोखाधड़ी करती है लोगों के साथ में, और किराएदारी के नाम पे, फलां के नाम पे उनको डरा धमका कर जो है पैसा ऐंठती है। तो ऐसी सारी कमेटियों की भी जांच होनी चाहिए और उन कमेटियों के ऊपर भी जो उनसे लेखा जोखा लेना चाहिए। पिछले 20-30 साल का, 50 साल के, जब से भी वो कमेटियां हैं, उनसे कहा जाए कि तुमने कितनी किराएदारी की है, कितना पैसा तुमने उगाया है, उन तमाम चीज़ों का लेखा जोखा लेना चाहिए। और ये सब कुछ कलेक्टर के हाथ में देकर उन संपत्तियों को जो है बिल्कुल महफूज करना चाहिए। आगे आने वाले वक्त में ये संपत्तियां इतनी हैं, जब निकल कर सामने आएंगे आप देखेंगे और मुसलमान भी ताज्जुब करेंगे कि अच्छा इतनी संपत्तियां थी, हमें तो पता ही नहीं था। तो ये सारी संपत्तियां सामने आने वाली हैं और कहीं ना कहीं देखिए, देश के नागरिक मुसलमान भी हैं। जब सरकार के पास पैसा आएगा और स्कीमें चलेंगी सरकार की, तो वो तमाम लोगों के लिए होंगी। ऐसा तो नहीं कि सरकार स्कीम हिंदू को देगी, मुसलमान को नहीं देगी, सारी स्कीमें सबके लिए होंगी।
चलिए, अच्छा, मदरसा शिक्षा परिषद जो है उसकी तरफ से एक आदेश जारी हो गया है कि जो जितने भी प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने मदरसे हैं उनके अंदर एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू कर दिया जाए। ये बहुत बहुत अच्छा और खुश आइंद फैसला है। ये जो दारुल देवबंद के ज़िम्मेदार लोग हैं, मदनी ख़ानदान जिसको कहा जाता है, सारे जितने मदरसे हैं सब इनकी देखरेख में चलते हैं, इनकी रहनुमाई में चलते हैं। इनको पाबंद किया जाए कि हमारे मदरसों में 10वीं 12वीं तक का इंतज़ाम हो। ठीक है, बच्चा कुरान पढ़ रहा है, मौलवी बन रहा है, लेकिन मौलवी बनने के बाद, बच्चा हाफिज़ बनने के बाद उसके सामने ज़िंदगी है पूरी। वो अपनी ज़िंदगी में दुनिया में कुछ काम नहीं कर सकता। वो या तो मदरसे में जाएगा या मस्जिद में जाएगा, इमामत करेगा या कहीं कुरान पढ़ाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। तो क्यों ना हमारे बच्चों को दुनियावी तालीम साथ साथ देकर हम दुनिया से भी जोड़ें। बच्चा जब मौलवी हो तो उसने 12वीं भी कर ली हो, उसने ग्रेजुएशन कर लिया हो, उसके पास टेक्निकल एजुकेशन हो, ताकि वो दुनिया में अपनी नौकरी पा सके। मदरसे के बच्चों को अछूत नहीं करना चाहिए। दीन की तालीम मैं मानता हूँ बहुत अच्छी है और ज़रूरी है और करनी चाहिए। इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि हमें मस्जिदों में इमाम भी चाहिए, हमें कुरान पढ़ाने वाले मुदर्रिस भी चाहिए, वो मदरसों से ही मिलेंगे। उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी ना हो। हाँ, दुनियावी जो भी एजुकेशन है, एनसीईआरटी का जो भी पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल लागू किया जाए और सख्ती के साथ लागू किया जाए। सख्ती के साथ जो मदरसा इस पाठ्यक्रम को एक्सेप्ट ना करे उस मदरसे को बंद कर दिया जाए। मैं तो ये कहता हूँ ज़रूरी है दुनियावी तालीम, दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरी है। मदनी साहब कहते हैं कि हम लोगों ने अपने मदरसों के अंदर जो है कंप्यूटर शिक्षा भी दे रहे हैं, बाकी शिक्षाएं दे रहे हैं, तो हम लोग तो अपने हिसाब से इन सब चीज़ों को करते हैं, क्यों हम 1923 में बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस से 2 साल पहले, आप इनसे ये पूछो आपने कितने स्कूल दे दिए कौम को, आपने कितने मेडिकल कॉलेज दे दिए कौम को, ये नहीं बता पाएंगे। आरएसएस ने जाल बिछा दिया स्कूलों का, हर जगह आरएसएस का स्कूल मिल जाएगा। 1923 में 2 साल बाद बनी आरएसएस, लेकिन जो तंजीम उससे 2 साल पहली है उसने अपनी कौम को, मुसलमान को एक भी स्कूल नहीं दिया, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं दिया। ये चाहते ही नहीं कि लोग पढ़ें, क्योंकि इनको पता है कि जो लोग जो पढ़ेंगे, जब एजुकेशन इनके पास आएगी तो जो अंधभक्ति है तुम्हारी वो ख़त्म हो जाएगी। ये तुम्हारे पीछे क्यों चलेंगे, फिर अपनी नौकरी की तरफ जाएंगे, अपने बच्चों को दूसरी लाइन पे ले जाएंगे। तो ये बिरादरी को, कौम को जो है, ख़ास तौर से हमारी जो बिरादरी है यहाँ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ में गुजर बिरादरी, इस बिरादरी को तो इन्होंने कभी पढ़ाना ही नहीं चाहा। हमेशा यही बिरादरी ज़्यादा इनके पीछे चलती है। दिल्ली में इनके जितने प्रोग्राम होते हैं इसी बिरादरी की वजह से होते हैं। ये अगर पढ़ा देंगे उनको तो इनके पीछे क्यों चलेंगे ये। इसलिए इनसे ये भी पूछो कि जो बिरादरी तुम्हारी आंख बंद करके तुम्हारे पीछे चलती है उसको तुमने आज तक क्या दिया। अगर कंप्यूटर शिक्षा आप दे रहे हो, उस कंप्यूटर शिक्षा से कितने लोगों को नौकरियां दे दी, एक डाटा दे दो हमें। ये तो बहुत पुरानी तंजीम है। चलिए हम आज़ादी के बाद का हिसाब मांग लेते हैं आपसे। आज़ादी के बाद से अब तक जमीयत ने कितने मुसलमान बच्चों को नौकरियां दी हैं या दिलवाई हैं, मुझे बता दें। कुछ भी नहीं। अच्छा, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे उनमें से मायावती भी हैं, वो भी कह रही हैं कि सरकार को, केंद्र सरकार को सबसे पहले जो है लोगों को इस बिल के बारे में बताना चाहिए था, समझाना चाहिए था। बहुत जल्दबाजी कर दी बिल को लाने में, और पहले सबको अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। इसको आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, ये बिल जो है इतना आम है, मेरे जैसे आदमी के पास मेरे मोबाइल में बिल पड़ा हुआ है। अगर कोई इस बिल को देखना ना चाहे, बिल को पढ़ना ना चाहे, मायावती के पास क्या बिल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप जो है लोगों को बताना क्या चाहते हो? पढ़ा आपने नहीं है, आप बता रहे हो लोगों को। सवाल ये है कि आपको पढ़ना चाहिए था। दूसरे ये है कि मायावती की पोजीशन भी इस वक्त ऐसी है, नीचे ज़मीन नहीं पैरों के उनके, अपनी उपस्थिति बता रही हैं वो कि हाँ हम भी हैं, बसपा भी कोई है, मायावती भी कोई चीज़ है। तो वो अपनी उपस्थिति बयान करने के लिए इस तरह का बयान दे रही है। नहीं तो उसकी हैसियत जो यूपी में है आप देख ही रहे हैं। कौन पूछ रहा है बसपा को? अब मायावती का टाइम ख़त्म हो गया।